क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एडिक्शन, मतलब किस टाइप का टाइटल उनको देने से दिस विल क्रिएट लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट आई गॉट इट। लाइक। माई एक्सपीरियंसेस, अभी जब आप पूछ रहे हो तो मैं कॉन्फिडेंटली कोई टाइटल भी नहीं बोल पा रहा हूँ, सो विच इज एन इंडिकेटर के शायद मैं टाइटल को इम्पोर्टेंस नहीं देता। मैं जनरली, अदरवाइज आई विल क्लैरिफाई। तो हाँ, मैं जनरली 3 टाइटल्स कॉलेज या स्कूल को ही बोलता हूँ, कि भाई ये 3 में से आपको क्या अच्छा लग रहा है। वो लोग बोलते हैं ये अच्छा है, हाँ ठीक है वो अच्छा है, सो आई लेट देम डिसाइड वन। बट अगर आप मुझे अभी बोलो कि व्हाट इज अ गुड टाइटल, तो मैं कहूंगा इज इट रियली कूल टू ड्रिंक एंड स्मोक। तो मुझे रिलेटेबल टाइटल लगता है क्योंकि दैट इज व्हाट द किड्स आर थिंकिंग, तो हेल्पिंग द किड्स थिंक ऑन दैट वुड बी नाइस। बेसिकली ऐसा है कि टाइटल को हम मतलब देखो, एक कंसेप्ट बोलता हूँ, मुझे किसी ने, अभय बंग ने समझाया था कि अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो, ये तो अलग बात होगी, बट अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो और वो आर्टिकल में आपके टाइटल में ही आपने लिख दिया तंबाकू कितना बुरा है, दारू कितना बुरा है, तो दारू पीने वाला उसके आगे कुछ पढ़ने नहीं वाला, या जिसको लगता है वो अच्छा है वो उसके आगे कुछ पढ़ने नहीं वाला। तो आप आजकल जो आप गूगल सर्च करोगे और आपको जो दिखता है, एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पे या गूगल पे या मीन जो भी, तो आप देखोगे कि वो लोग जनरली क्या कहा इस मिनिस्टर ने इस पे, तो दे डोंट टेल यू व्हाट इज इन द आर्टिकल ताकि आप जाके वो पढ़ोगे। ठीक है, सो द टाइटल शुड नॉट रिवील योर पोजीशन फुली। सो एग्जाम्पल, मैं काफी बार मेरी टाइटल लिखता हूँ अवर सोशली एक्सेप्टेबल पॉइजन्स, अल्कोहल टोबैको, तो थोड़ा न्यूट्रल है। तो इन अ वे यू कैन कम्युनिकेट व्हाट यू वांट टू, बट इन अ वे पूरा पूरा नहीं बोलना है। सो दिस इज अबाउट आर्टिकल्स एंड दैट। ठीक है, उसी तरह से अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में जा रहे हो, जैसे स्कूल में जा रहे हो, तो आप टाइटल क्या दे रहे हो क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि परमिशन टीचर टाइटल देख के नहीं देने वाली, और बच्चे तो परमिशन दे ही नहीं रहे, प्रिंसिपल देने वाली। और टाइटल भी इंपॉर्टेंट है, बट टाइटल से ज्यादा जरूरी है आप प्रिंसिपल से बात क्या करोगे, आप टीचर से बात क्या करोगे, आप उसके डाउट्स आंसर करोगे कि नहीं, या क्या डाउट्स है। हम टाइटल पे भी आएंगे, बट मेरे लिए क्या वर्क करता है वो पहले बोल देता हूँ। तो भाई उन्हें मिलकर या फोन करके बताना कि भाई ये क्यों मुझे जरूरी लगता है। तो माई टिपिकल पिच इज समथिंग लाइक दिस, कि एज अ साइकेट्रिस्ट मैंने ये देखा है, फिर भी हमारे यहाँ और कॉमन होता है। तो मैंने देखा है कि एक दो बच्चे करे उनकी जवाबदारी, सब करे तो फिर हमारी जवाबदारी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सब बच्चों को जाके बताऊं जो मैंने देखा है और जो मैंने पढ़ा है। उसके बाद भी करे तो फिर उनकी मर्जी, बट कम से कम मेरी जवाबदारी बनती है एक बार उन्हें बताऊं। और मेरा विश्वास है कि बच्चे गधे नहीं है कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, बट एज अ समाज हम अच्छा जॉब ही नहीं कर रहे उन्हें समझाने का, ये कुल्हाड़ी है, तो इसलिए मैं ये काम करता हूँ। आज तक मैं इतनी इतनी जगह पे गया हूँ, तो दैट एस्टेब्लिश अवर क्रेडिबिलिटी, और काफी बार हाँ बोलते। अभी इसमें और एक बात, दो बात। एक, मुझे ये समझा कि परमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैं किस तरह बोला, मैं कितनी अच्छी तरह बोला, इस पे कम डिपेंड करता है, और सामने वाले का इस विषय पे क्या मत है उस पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो इसलिए इतना टेंशन नहीं लेने का कि मैं क्या टॉपिक रखूं कैसे बोलूं। अगर जिस प्रिंसिपल या टीचर को इस विषय पे चिंता है, आप जाके कुछ भी बोलो, वो बोलेंगे वेलकम वेलकम सर, आओ आओ। अगर किसी टीचर को ही लगता है पीना ठीक है, या उसको लगता है नहीं ये कोई जरूरी नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो कैसे भी समझा लो, बोलेगा या वी विल कॉल यू, वी डोंट हैव टाइम, करके छोड़ दे। So तो I would इतना, like to add something over here. So what you are saying is absolutely right. उसके साथ साथ what two things which I have observed is one is definitely your PR. आपका network कितना अच्छा है. If you have a good network with the principal, with management, you can get your workshop organized on whatever topic you want to do. Second, since I am a life skill coach for various topics, like मेरा favorite और बहुत common topic रहता है gratitude is the key to happiness, which I try to inculcate amongst the kids, that how important is the gratitude. लेकिन अगर मेरा वहाँ पे network नहीं है, if I go and talk to the principal and management, they ask what is in it for me. I mean, instead of they paying you, they want something from you. That why should we let you, do this? Instead of they understanding that how important is it,
दे वांट समथिंग फ्रॉम यू कि ठीक है हम आपको आधे घंटे 1 घंटे का स्लॉट दे देंगे, मे बी यू कैन पे अस दिस मच. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी. राइट. सो दो बातें कहूंगा जो दीप मैडम ने पहली बात बोली कि नेटवर्क. तो ये तो है कि देखो, अगर हम पॉजिटिवली सोचे, उनके साइड से सोचे, तो हो सकता है एज अ स्कूल अ लॉट ऑफ पीपल कॉन्टेक्ट देम एंड वो किस किस को हाँ बोले, और वो सबको हाँ बोलने लगे तो उनके करिकुलम के लिए टाइम नहीं बचेगा. तो उन्हें भी चूज करना है, तो ठीक है, ये उनका हक भी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टू चूज वेल. ठीक है. तो इसीलिए एक बेसिक अच्छा हम डिसेंट प्रेजेंट करें, ये इंपॉर्टेंट है. और उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, मुझे तो स्टैमर करता है. मैं काफी बार आई डोंट कम अक्रॉस, स्पेशली जब मैं परमिशन लेने जा रहा हूँ तो मैं ज्यादा स्टैमर करता हूँ. तो इट डजंट कम अक्रॉस एज वेरी इंप्रेसिव थिंग. बट येट मुझे काफी बार ऐसे फोन पे या मिलने से, मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं था. मैं आसाम चला गया था फ्रेंड को मिलने, फिर वहां मैंने 1 वीक रखा था अवेयरनेस के लिए. तो वहां की एक बीएड प्रिंसिपल ने मुझे परमिशन दे दी बीएड स्कूल में. एक स्कूल में ऐसे सुना, मैंने बोला हाँ ठीक है आ जाओ कल. तो मतलब मिल जाता है. तो तो कागद होता लिस्टचा तो मोबाईल वन मध्ये. तो एक बात मैं कह रहा था कि तो हम भी एक डिसेंट ट्राई करेंगे. और हम कितने पैशन से बोल रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस कितना है, हमारा एक्सपीरियंस कितना है, ये सब भी मैटर करेगा. एक, बट सबसे ज्यादा इफेक्टिव तो यही है नेटवर्क. और नेटवर्क से मेरे दो मतलब है. एक तो जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है जो स्कूल में काम कर रहा है या जो भी, तो अगर कोई रेकमेंड कर दे तो चीजें बहुत आसान हो जाती है, बिकॉज दे हैव अ रीजन टू ट्रस्ट यू. सपोज करो आप किस, जैसे दीपा मैम ने बोला अच्छा व्हाट इज इन देयर फॉर अस, तो जब आप खुद जाते हो ना, तो हायर प्रोबेबिलिटी उन्हें लगता है कि इसको इससे कुछ मिलने वाला है. जबकि कोई और उन्हें बोले, कोई स्कूल का टीचर बोले, कोई बोले कि ये ना अच्छा करते हैं ये लोग का अच्छा है, इनका रखते हैं, तो खत्म हो जाती है बात. बोला हाँ चलो रखेंगे. तो इफ पॉसिबल गो थ्रू समवन, तो ये इजी होता है. और दूसरा, शुरुआत के कुछ टॉक्स थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं परमिशन मिलाना. बट अगर आपने अच्छा प्रिपेयर किया और आप अच्छा बोल रहे हो, तो उनके रिकमेंडेशन से फिर थोड़ा इजी काफी बार हो जाता है. कि सो व्हाट वी डू इज जनरली जब कभी हम प्रेजेंट करते हैं, तो फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वुड यू प्लीज रिकमेंड योर फ्रेंड्स इन अदर स्कूल्स टू कीप द टॉक. मतलब प्रिंसिपल या टीचर को हम रिक्वेस्ट करते हैं. तो मेरे काफी सारे परमिशन ऐसे रिकमेंडेशन से फिर मिलते हैं. तो दैट इज अ मच इजियर वे कि आपने एक जगह किया, उन्हें रिक्वेस्ट करो कि प्लीज रिकमेंड करो एट अदर प्लेसेस. तो दैट इज वन. एंड हाँ, कॉन्टेक्ट थ्रू जाना इज टू. बट मिलता है जाने का मतलब सिर्फ इतना, इतना मेरा मेन एडवाइस रहेगा. एक दो जगह जाके ज्यादा टेंशन नहीं लेने का. 5-10 जगह जाने का, उसमें से 3-4 जगह मिलेगा. तो बहुत ऐसा सोचने का नहीं मैं क्या करूं कैसे करूं, यार ये नहीं मिला क्यों नहीं मिला. वो नहीं मिलेगा, सब जगह नहीं मिलेगा फॉर मल्टीपल फैक्टर्स. स्कूल की पॉलिसी हो सकती है, हमारा खुद का काउंसलर हो सकता है, पैसे चाहिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो बस आई थिंक अप्रोच मल्टीपल पीपल एंड यू विल गेट परमिशंस. एंड एज यू स्पेंड मोर टाइम, परमिशंस विल बिकम इजियर एंड इजियर. ओके, फाइनली सर का क्वेश्चन टॉपिक क्या रखे. तो आई थिंक हम लोग ने तो आज तक जनरली यही टॉपिक रखा है, हाउ कूल इट इज टू ड्रिंक और स्मोक, या अंडरस्टैंडिंग बेटर अल्कोहल एंड टोबैको, या पॉइजन्स वी लव, अंडरस्टैंडिंग बेटर द पॉइजन्स वी लव. तो ऐसे टॉपिक्स हमने रखे हैं. पॉइजन्स वी लव अगेन बिकम्स अ वेरी न्यूट्रल एंड कैची टॉपिक. कि अच्छा पॉइजन भी है बट हम प्यार भी करते हैं, तो क्यों. तो वैसे, तो इसीलिए अब हमारी वेबसाइट का नाम भी पॉइजन्स वी लव है. ओके, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. तो शुरू करने के पहले मैं कंसेप्ट बोलना चाहूंगा कि हमने क्यों ऐसा सोचा है. मेरे एक सर्जरी के सर थे, पीडियाट्रिक सर्जरी के. उन्होंने एक पीडियाट्रिक सर्जरी के लेक्चर में पूरा लेक्चर पढ़ाई कैसे करते हैं यही पढ़ाया. और फिर एट द एंड ऑफ इट बोला कि आई डोंट फील बैड, मैंने आपको पीडियाट्रिक सर्जरी नहीं पढ़ाया, मैंने तो कैसे पढ़ते हैं पढ़ा दिया, अभी आपको जो पढ़ना है पढ़ो. एंड उन्होंने जो वो पढ़ाया वो काफी सेंसिबल था.
तो मैं वो ब्रीफली बोलना चाहूंगा। उन्होंने क्या कहा कि हम बहुत कुछ पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। जैसे कि अगर हमने एक चैप्टर आज पढ़ा और हम साल भर की एग्जाम में लास्ट में फिर से उसे याद रखें, तो हम आज पढ़ेंगे, फिर हम 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर से एग्जाम के टाइम पे खोलेंगे, तब हमें लगेगा कि क्या ये पढ़ा भी था कि नहीं, मार्क करके रखा है बट इसमें से कुछ याद नहीं आ रहा। तो वी फॉरगेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। फिर 9 महीने बाद फिर से पढ़ेंगे, अगेन स्लेट स्लेट ब्लैंक, और फाइनल एग्जाम के टाइम तक फिर से स्लेट ब्लैंक। इट्स ऑलमोस्ट लाइक फिर से पढ़ना पड़ रहा है। तो अगर मैंने पहली बार चैप्टर पढ़ने को 2 घंटे लगे थे, तो चौथी बार भी ऑलमोस्ट 2 घंटे ही लगते हैं, और आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं होता। बट बता इसके बतौर अगर हम ये करें कि आज पढ़ा और कल फिर से पढ़ा, तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आज जो पढ़ने को मुझे 2 घंटा लगा था मेरे मन में फ्रेश है, वैसे कल फिर से पढ़ने पे मुझे 1 ही घंटे में वो पूरा मैं फिर से पढ़ लूंगा, समझ जाऊंगा। थर्ड डे में फिर से पढ़ू तो हो सकता है मैं सिर्फ 1/4 टाइम में पूरा पढ़ू, और चौथे दिन फिर से पढ़ू तो मैं 10 मिनट में ये सिर्फ कहाँ पे अटक गया क्या भूल गया वही देखूं। तो अगर मैं 4 दिन कंजिक्यूटिव पढ़ लूँ, तो पहले दिन 2 घंटा, दूसरे दिन 1, तीसरे दिन आधा, चौथे दिन, तो मैं सिर्फ 2 बार के टाइम में 4 बार पढ़ लिया, और ये मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। अभी एग्जाम के दिन भी मैं जब 3 महीने बाद भी खोलूंगा, तो इट विल बी वेरी फ्रेश इन माई माइंड, एंड मैं ऐसे ऐसे सोच सकता हूँ। हो सकता है कुछ चीजें भूल जाऊंगा। तो वो बोलते थे, वो रिवाइज कैसे करते थे, इंडेक्स खोल के बैठते थे, फिर इंडेक्स खोल के फिर जो चीज नहीं याद आ रही सिर्फ वही खोल के पढ़ते थे, फिर से इंडेक्स पे आ जाते थे। तो वो इंडेक्स देख के रिवीजन करते थे, और जो चीज याद ना रह रही हो सिर्फ वो पढ़ते थे। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, एंड ऑफ कोर्स पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, एंड तो उनको आते भी थे वैसे मार्क्स, और फिर ये मैंने फॉलो किया है। एनीवेज, बॉटम लाइन, हम बहुत कुछ बोलते हैं, बट अगर रिवीजन नहीं हुआ तो दैट इज ऑल गोना गो वेस्ट। तो रिवीजन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फिलहाल हमने 3 चीजें सोची है। जैसे मैंने कहा था, एक तो हम पैम्फलेट देंगे विच इज अ समरी ऑफ इट। जो पैम्फलेट हम 1 पेजर रखेंगे ताकि हम एक प्रिंट आउट लेके उन्हें दे सके आगे पीछे। अगर सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप पे टीचर भेजने अलाउड है, तो फिर हमें प्रिंट आउट लेने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका सॉफ्ट कॉपी उन्हें भेज दिया, तो उनके पास रहेगा भी ज्यादा लंबा वर्सेज अ प्रिंट आउट। तो हम एक समरी पैम्फलेट उन्हें दे सकते हैं या व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये एक हो सकता है। दूसरा, हम एक पोस्टर बनाएंगे जो हम पीछे रख देंगे। हमें थोड़ा एडिट करना है, इसलिए फिलहाल हम शेयर नहीं कर रहे हैं। और तीसरा मैंने सोचा है कि स्पेशली जब आप 2 अलग क्लास ले रहे हो, 40 मिनट्स एक बार, 40 मिनट्स एक बार, तो जब आप सेकेंड टाइम जाओगे तो 5 मिनट में पहले मॉड्यूल का रिवीजन कर लेना। तो दैट वे हमें लगेगा कि यार 40 मिनट में से 5 मिनट तो चले गए, पर 5 मिनट चले जाएंगे बट कम से कम तुम्हारे पहले 40 मिनट वेस्ट नहीं होंगे। मतलब बच अगर हम बचाने की ही बात कर रहे हैं, तो हम तो 40 मिनट बोल लिए, बट अगर वो सब कुछ भूल जाने वाले तो बोलने का क्या फायदा, पूरी की पूरी 40 मिनट ही चले गए। बट हमारे 5 मिनट देने से अगर वो 40 मिनट का मेमोरी लंबा हो जाएगा, तो देन दैट इज वर्थ इट। ठीक है, तो इसलिए मॉड्यूल 2 में पहले 5 मिनट रिवीजन रखा है, और फिर हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो कीर्ति, जस्ट टाइम इट ताकि हमें पता चले क्या कैसे है। ओके, फाइन। नहीं रे, तो बोल मास आहे बाबा, तू दूसरा घे. अच्छा, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, ट्राई टू कीप इट द ऑडियो ऑफ अंटिल यू वांट टू आस्क समथिंग। ऑन करके पूछ सकते हो और फिर से बंद कर सकते हो। ओके, शुरू करूँ ना, किसी को कुछ पूछना नहीं ना? आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या, पीपीटी की स्क्रीन? हेलो? जी हाँ सर. ओके, सो हाय, नमस्ते बच्चों। सो आजकल, पिछली बार हमने दारू और तंबाकू के बारे में कुछ कुछ समझा था डिटेल में। आज हम कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में देखेंगे जो इनके बारे में कॉमन है, और पीयर प्रेशर जो फ्रेंड्स फोर्स करते हैं आगे चल के जब आप जाओगे, और अगर आपके फ्रेंड्स आपको फोर्स करते हैं तो उसको आप डील कैसे करोगे। बट उसके पहले क्विकली लेट अस रिवाइज थ्रू हमने पिछली बार क्या देखा था।
हमने देखा था कि दारू से मृत्यु सिर्फ लिवर सिरोसिस से नहीं होती, एक्सीडेंट से नहीं होती, और भी बहुत सारे कारण है। हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक से भी बहुत लोग मरते हैं। हमारी इम्यूनिटी कम होती है, जिस वजह से टीबी, न्यूमोनिया, एड्स जैसी बीमारियां होने की शक्यता बढ़ती है। कैंसर, बहुत सारे कैंसर का कारण जैसे तंबाकू होता है, वैसे दारू से भी बहुत सारे कैंसर होते हैं। मर्डर्स और सुसाइड्स का भी एक बहुत बड़ा कारण दारू है। हमने देखा था कि 20% टीबी की मौतें, 18% मर्डर की वजह से होने वाली मौतें, 18% सुसाइड से होने की वाली मौतें दारू की वजह से होती है। ड्राउनिंग की बहुत सारी मौतें और एपिलेप्सी में दारू पीने से फिट प्रेसिपिटेट होती है। हमने देखा था कि ये सारी मौतें यंग लोगों में होने वाली मौतें हैं, और इसीलिए और भी ज्यादा इन्हें टालना जरूरी है। जो यंग एज ग्रुप है 20 से 49 का, उसमें 8 में से 1 मृत्यु दारू की वजह से होती है। तो हर 10 सेकंड में एक इंसान दारू से मरता है, बट फिर भी ये सब चालू है, क्योंकि काफी सारे लोगों को लगता है ये मुझे नहीं हो। तो दोस्तों, ये एक एडिक्टिव चीज है, किसी को भी आदत लग सकती है। किसी का रिस्क ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, बट ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कहे कि मुझे नहीं होगा। किसी को भी हो सकता है। फिर हमने देखा कि दारू से हर साल दुनिया भर में 30 लाख लोग मरते हैं, तंबाकू से 80 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं। तंबाकू भी उतना ही हानिकारक है। भारत में हर साल 13 लाख लोग तंबाकू से मरते हैं। और जो यंग मौतें होती है, समय से पहले मौतें होती है, 30 से 70 के बीच में जो मौतें होती है, उसमें से 5 में से 1 मौत तंबाकू की वजह से होती है। तो दारू और तंबाकू दोनों यंग लोगों को मारते हैं। तंबाकू से कैसे मौतें होती है? सिर्फ ओरल कैंसर नहीं, शरीर के अलग अलग भागों के कैंसर। जितने लोगों को कैंसर होता है, उसमें से 25% लोगों को सिर्फ तंबाकू की वजह से होता है। ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक भी बहुत लोगों को तंबाकू करता है। लंग्स डैमेज हो जाते हैं, तो सीओपीडी, एम्फाइजेमा जैसी बीमारियां होती हैं, जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और लंग डैमेज होने की वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है, तो टीबी, न्यूमोनिया जैसी बीमारियों की शक्यता बढ़ती है। और सिर्फ जल्दी मारते हैं ऐसा नहीं, जब तक आप जीते हो तब तक भी अलग अलग तरीके से आपको दुख पहुंचाती है ये सब्सटेंसेस। आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ कम करती है। लोग खुश होने के लिए दारू तंबाकू शुरू करते हैं, और शुरुआत में किक मिलती भी है, बट कुछ ही महीनों सालों बाद वो खुशी से ज्यादा आपके लाइफ में दुख लाता है। तो कैसे कैसे दुख लाता है? एक, अलग अलग शारीरिक और मानसिक बीमारियां करता है। दूसरा, नपुंसकता लाता है। तीसरा, फिजिकल स्टेमिना कम हो जाती है, तो काम करने की क्षमता, स्पोर्ट्स खेलने की क्षमता कम हो जाती है। आर्थिक बहुत बड़ा नुकसान होता है। काम पे की एफिशिएंसी कम होती है। हैंगओवर की वजह से वर्क एब्सेंटिज्म होता है। जैसे जैसे आदत बढ़ती है, आप दिन भर उसी में आपका समय निकल जाता है, तो आपकी कार्य क्षमता कम होती है। तो मर्दांगी के जितने भी पैरामीटर्स है, इंक्लूडिंग अट्रैक्टिवनेस, और जो हमने 4 बोले, वो सारों को फटका बैठता है। तो किसी भी एंगल से मर्दांगी बढ़ती नहीं, मर्दांगी कम होती है। फिर हमने देखा कि ये एडिक्टिव चीज है। पहली बार तो बड़ा मजा आता है, जरूर आता है, बट धीरे धीरे आप फंस जाते हो। आपको टॉलरेंस होता है, जो 1 से किक मिली थी उसके लिए 2 लगेंगे, फिर 3 लगेंगे। क्रेविंग होता है, बहुत सीवियर इच्छा होती रहती है। और विड्रॉल होता है, कि वो चीज नहीं मिलने पे बेचैनी होती है, चिड़चिड़ होती है, नींद नहीं आती है, एक्सेट्रा। तो ये क्रेविंग, विड्रॉल और टॉलरेंस की वजह से इंसान फंस जाता है। इंसान को छोड़ना होता है, बट छोड़ नहीं पाता। हर कोई इंसान छोड़ सोचता है मैं तो कंट्रोल में पीऊंगा, बट दारू के केस में लगभग 15% लोग फंस जाते हैं, तंबाकू के केस में 30 से 40% फंस जाते हैं। तो जिस चीज में लोग फंस जाते हैं और निकलना मुश्किल है, उस चीज से अगर बचना हो तो उसे शुरू ही ना करना, इसी में समझदारी है। औरों के अनुभव से जो सीखे, उसी को हम समझदार कहेंगे। जो खुद गिर गिर के सीखना चाहे तो चलेगा, बट फिर लाइफ में वो उतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकेगा, और काफी दुख का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो क्रेविंग, विड्रॉल, टॉलरेंस है, ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। ये आपके विल पावर की बात नहीं है, किसी को भी आदत लग सकती है।
फिर हमने देखा कि हमारे दिमाग को भी डैमेज कर देता है, हमारा ग्रे मैटर कम हो जाता है और दिमाग की खाली जगह बढ़ जाती है। तो इस वजह से अलग अलग मानसिक बीमारियां, डिमेंशिया वगैरह होती है। और जो लाइफ में डैमेज होता है और विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, उस वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन एक्चुअली बढ़ता है। और फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट ये देखा था कि क्योंकि 21 साल तक, 25 साल तक हमारा ब्रेन ग्रो हो रहा होता है, इसीलिए अगर आप 21 से पहले शुरू करो तो आपको एडिक्ट हो जाने की शक्यता और भी ज्यादा है। और फिर ग्रोइंग ब्रेन की एबिलिटीज कम हो जाती है, तो आप में पढ़ाई में आपको इम्पैक्ट हो सकता है और आपके एकेडमिक स्कोर्स और फ्यूचर गोल्स आप शायद अचीव नहीं कर पाओगे। फिर हमने देखा कि ये अपने आप में तो बुरे है ही, बट ये गेटवे ड्रग्स है। ये एक आपकी संगत बिगाड़ देते हैं, आपकी लाइफस्टाइल बिगाड़ देते हैं। और एक एक करके, पान मसाला के बाद गुटखा, गुटखा के बाद सिगरेट, सिगरेट के बाद गांजा, गांजा के बाद कुछ और। तो ये गेटवे ड्रग्स है, खुद तो बुरे हैं ही, और भी हार्ड ड्रग्स को आपकी जिंदगी में ले आते हैं और आपको दिशा भूल कर सकते हैं। और लास्टली आपके फैमिली को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ इंसान खुद दुखी नहीं होता, अपने पूरे घर को दुखी करता है जब वो किसी चीज में फंस जाता है। हमने देखा था कि यूएसए में, क्योंकि अभी औरतों में भी बहुत कॉमन हो गया है, जैसे हमारे यहाँ कॉमन हो रहा है, वहां पे कई सालों पहले ही कॉमन हो चुका है। तो वहां पे जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, काफी सारी दारू छोड़ देती है, बट काफी सारी 10% प्रेग्नेंट महिलाएं दारू पी रही थी, वे छोड़ नहीं पाई। इतना एडिक्टिव होता है ये चीज, तो इसीलिए इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। फिर हमने देखा था कि सेलिब्रिटीज पैसों के लिए हमें बुद्धू बनाते हैं, बट अगर हम स्मार्ट है तो हमने उनके बहकावे में नहीं आना है। धोनी अपने पिक्चर में कहता है अपने फ्रेंड को कि फिर से दारू पिएगा तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, और एडवर्टाइजमेंट में बोलता है स्पिरिट ऑफ माई लीडरशिप इज मैकडोवेल नंबर 1। ऐसे सेल्फिश लोगों को हम अगर अपना रोल मॉडल बनाएंगे तो हमारी लाइफ को नुकसान तो पहुंचेगा। तो ये लोग क्रिकेटर्स है, एक्टर्स है, उतना रिस्पेक्ट जरूर दे, बट आप इनको रोल मॉडल ना बनाए, ये जिम्मेदार नागरिक नहीं है। और इतना बुरा होने के बावजूद भी आज भी हमारे समाज में दारू, तंबाकू कॉमन है, गांजा, सॉल्यूशन, अलग अलग चीजें बढ़ रही है, और इसलिए जरूरत है हम सब इस पे मिलके काम करें। तो आज इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है? तो लेट मी शिफ्ट माय, ओके, क्या आप सबको मेरा पीपीटी दिख रहा है? आपकी मेरे स्क्रीन दिख रही है, लिस्ट दिख रही है। पीपीटी नहीं दिख रहा मतलब ना? फोल्डर दिख रहा है, पीपीटी नहीं दिख रहा है। जनरली आप अगर वेबिनार कर रहे हो तो ध्यान में रखना, आप बाद में स्क्रीन बदलो तो वो आता नहीं है, आपको बंद करके फिर से करना पड़ता है, ठीक है? एंड आइडियली तो ऑफ कोर्स मैं मॉड्यूल 1 में ही रिवीजन स्लाइड्स चूज करके डालूंगा, बट फिलहाल नहीं किया है मैंने। ओके, सो यहाँ पे हम रिवीजन जो स्लाइड्स हमें चाहिए वो डाल देंगे। फाइन, ओके। सो अभी हमने देखा कि दारू तंबाकू बुरे होते हैं, बट एक दो हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि समाज में किस लेवल तक इनका नुकसान है। तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी करके एक अध्ययन होता है, जो अंतरराष्ट्रीय अध्ययन होता है, दुनिया भर के साइंटिस्ट मिलके इसको लिखते हैं कि आज की तारीख में कौन सी चीजों की वजह से हमारे समाज में सबसे ज्यादा डिसीजेज, डेथ्स है। तो 2019 की ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी के मुताबिक जो यंग लोग हैं 25 टू 49 ईयर्स, इनमें डिसीज बर्डन, जिसको वो लोग डिसीज एडजस्टेड लाइफ ईयर्स लॉस्ट के मेजर में तोलते हैं, तो 5 सबसे बड़े रिस्क फैक्टर कौन से हैं? तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है दारू, हाई बीपी और ओबेसिटी से ऊपर। चौथा है स्मोकिंग। तो यंग लोगों में डिसीजेस करके उनकी जिंदगी को कम करने वाले सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स में पहले 4 में दारू और तंबाकू आता है, और फिर भी इस चीज को हम बुरा नहीं मानते। आज की तारीख में 5.7 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत में जिन्हें दारू की लत लग चुकी है। तो समस्या तो बहुत बड़ी है, बट फिर भी लोग क्यों ले रहे हैं? तो जैसे हमने कल देखा था कि जागरूकता कम है, एक बार शुरू कर दिया फिर बाहर नहीं आ पाते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स है, और कुछ मिसकंसेप्शंस है।
तो हम सबको मिलके समाज में से ये मिसकंसेप्शंस निकालने हैं। तो आज कुछ मिसकंसेप्शंस को हम देखेंगे। सबसे पहला मिसकंसेप्शन कि थोड़ा थोड़ा दारू हार्ट के लिए अच्छा है। क्या ये सच है? तो दोस्तों, हाँ, कुछ स्टडीज ऐसा कहती है कि थोड़ा थोड़ा दारू हार्ट के लिए अच्छा है। ऐसी भी कुछ स्टडीज है जो कहती है कि थोड़ा थोड़ा दारू लिया तो भी हार्ट के लिए खराब है। बट न्यूज़पेपर में सिर्फ पहले वाली स्टडीज आने वाली है, क्योंकि इंडस्ट्री के पास पैसा है इन स्टडीज को छपवा के लोगों तक ये स्टडीज पहुंचाना। पर सही जानकारी आपके तक पहुंचाने को पैसा नहीं है। दूसरा, ऐसी कई सारी स्टडीज जो ये क्लेम करती है कि थोड़ा थोड़ा दारू सेहत के लिए अच्छा है, उसमें काफी सारे मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज देखे गए हैं। अभी वो टेक्निकल डिटेल हो जाएगा, इसलिए मैं उसमें जाता नहीं हूँ। बट सिर्फ आपको एक चीज बताता हूँ कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, नहीं सॉरी, हाँ मैंने गलत बोला, मैं नाम डाल दूंगा, इंटरनेशनल सेंटर ऑन अल्कोहल पॉलिसी, ये एक बहुत बड़ी संस्था है जो बहुत बड़ा अल्कोहल पे रिसर्च फंड करता है। और ये संस्था दारू की इंडस्ट्री ने शुरू की है और वही इसका फंडिंग करते हैं। तो इसीलिए इस क्षेत्र की स्टडीज की कौन सी स्टडी को कितना महत्व देना, ये हमने सोच समझ के करना चाहिए, और सिर्फ ब्लाइंडली हकीकत को न देखते हुए किसी फलाने स्टडी में क्या आया उसको हम जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं दे सकते। तीसरा मुद्दा कि मैं पीपीटी शुरू करता हूं। ऐसा बोलते हैं कि अगर आप कंट्रोल में पियोगे तो सेहत के लिए अच्छा है। कंट्रोल मतलब क्या? सिर्फ एक दिन में एक या दो ड्रिंक, एक या दो पैक। बट आपने आजू बाजू सुना होगा, अधिकतर लोग जो डेली पीते हैं वो आपको कहेंगे मैं सिर्फ एक क्वार्टर पीता हूँ, और एक क्वार्टर मतलब 6 ड्रिंक। तो जिन लोगों को लगता है कि मैं कंट्रोल में पी रहा हूँ, एक्चुअली में जो अध्ययनों में दिखाया गया है वो उससे कई कुछ काफी कम है। तो एक या दो ड्रिंक दिन में पीने से जितने लोग वैसे पी पाते हैं, अगर उससे मान लो कि डेथ्स कम हो रही है, तो भी जो हाइपोथेटिकली प्रिवेंटेबल डेथ्स है उसके कंपैरिजन में लोग जो डेली पीने वाले हैं जिस मात्रा में पीने लगते हैं, उससे जो एक्चुअली डेथ्स होती है वो उससे कई गुना ज्यादा है। उदाहरण के तौर पे एस्टिमेशन डब्ल्यूएचओ का कहता है कि हर साल जो एक्चुअली हार्ट अटैक या स्ट्रोक आके लोग मरते हैं, वो ये कंट्रोल में पीने वाले बच गए, वो नंबर उसमें से कम भी कर दे तो हर साल 5,93,000 लोग दारू की वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक आके मरते हैं। लास्टली, इंडिया में एक मल्टी सेंट्रिक स्टडी हुआ था अलग अलग सेंटर्स में, और साथ में रिजल्ट देखा गया बड़ा सा। तो उसमें देखा गया कि कम से कम इंडियंस में यह सच नहीं है, जो लोग ओकेजनली दारू पीते थे उनका भी रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज 1.2 टाइम्स ज्यादा था, और जो रेगुलर दारू पीते थे उनका रिस्क 1.6 टाइम्स ज्यादा था। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन अपने वेबसाइट पे ये चेतावनी लिखता है कि the claim that alcohol is in moderation is good for your heart is not proven, and the potential risks far outweigh the claimed benefits, and it is not possible to predict कि किस इंसान में दारू की आदत बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोगों को सचेत करते हैं कि हार्ट को अच्छा हो जाएगा सोच के शुरू मत करना। अगर आपको वाकई में आपका हार्ट बचाने की इच्छा है, वैसे कई सारे तरीके हैं जो प्रूव हो चुके हैं। एग्जाम्पल, स्मोक न करना, एक्सरसाइज रेगुलर करना, स्ट्रेस मैनेज करना, वगैरह वगैरह। तो अगर आप चाहते हो तो वो करो, जहर लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको कुछ डॉक्टर्स ऐसे दिखेंगे जो ऐसी इस बात को बढ़ावा देते हैं। कां तो वो डॉक्टर्स बुद्धू है, उन्हें नॉलेज कम है, कां तो वो खुद पीते हैं और अपना गिल्ट कम करने को औरों को बुद्धू बनाते हैं, कां तो इंडस्ट्री उन्हें पैसा देता है लोगों को गुमराह करने। अगर कोई डॉक्टर ऐसा आपको बताता है तो अगली बार उसके पास मत जाना। और हा, हार्ट पे अलग अलग स्टडीज, फिर भी कुछ स्टडीज बोलती है थोड़ा थोड़ा दारू सेहत के लिए अच्छा है। बट कैंसर के मामले में तो ये पक्का है कि आप दिन में एक दो ड्रिंक्स भी लोगे
तो आपका कैंसर का खतरा बढ़ता है। जैसे कि एक बड़े मेटा एनालिसिस मतलब उस तक तब तक की जितनी स्टडीज हो गई वो सब स्टडीज को एक साथ रख के उसका कुल एनालिसिस करना। तो 2020 में मॉडरेट ड्रिंकिंग मतलब दिन में सिर्फ 1 या 2 ड्रिंक पीने वाले लोगों में 1 लाख से ज्यादा कैंसर्स का कारण मॉडरेट ड्रिंकिंग था। और ऑफ कोर्स आप जितना ज्यादा दारू पियोगे उतना कैंसर का खतरा बढ़ता है। तो इसीलिए अगर आप सब ओवरऑल हेल्थ इंपैक्ट देखो तो अभी कंक्लूसिव एविडेंस है कि थोड़ा भी दारू नहीं पीना चाहिए। और दुनिया की सारी बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को वार्न कर रही है कि ये भ्रम है, इसमें मत फंसना। दूसरा, काफी लोग बोलते हैं कि ये तो बियर है, ये दारू थोड़ी है। तो दोस्तों बियर क्या होता है? बियर भी दारू का ही प्रकार है। हाँ, वो एक माइल्ड प्रकार है। तो बियर में सिर्फ 3 से 7% दारू होता है, वाइन में 12 से 15% दारू होता है, और वोडका, रम, टकीला, कंट्री लीगर ये सब चीजों में 40% दारू होता है। तो क्या बियर में दारू कम होता है? हाँ, बट उसमें भी दारू होता है। दूसरी बात, क्योंकि बियर में परसेंटेज कम होता है तो एक ड्रिंक बियर का ज्यादा बड़ा होता है। वो लगभग 175 टू 225 ml होता है। और वोडका क्योंकि स्ट्रांग है, कॉन्सेंट्रेटेड है, रम, वोडका, टकीला, तो ये सिर्फ 30 ml का एक ड्रिंक होता है। बट टकीला के एक ड्रिंक में और बियर के एक ड्रिंक में समान मात्रा में दारू होती है। एक ड्रिंक मतलब 10 ml या 8 ग्राम दारू। तो आप वोडका के 5 ड्रिंक ले लो, 6 ड्रिंक ले लो, या बियर के 6 ड्रिंक ले लो, उतना ही दारू आपके शरीर में जाता है। तो ये मानना कि बियर दारू नहीं है, ये मूर्खता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अधिकतर लोग अपने दारू पीने की जर्नी बियर से ही शुरू करते हैं, बट धीरे धीरे फिर उन्हें बियर से मजा नहीं आता और फिर वो रम, वोडका, टकीला शुरू करते हैं। तीसरा मिसकंसेप्शन कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं और मैं तो जिम्मेदारी से पीऊंगा, तो मुझे कोई खतरा नहीं। दोस्तों, कोई भी इंसान जानबूझ करके प्लान नहीं करता कि मैं ना बहुत ज्यादा पीऊंगा और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर डालूंगा, आज की नहीं बहुत पीऊंगा और वो वाली गटर में जाके सोऊंगा। ऐसा कोई भी प्लान नहीं करता। हर एक को कंट्रोल में ही पीना होता है, बट कई सारे लोगों का बढ़ जाता है। एक बार आदत लग जाती है तो मेरे जैसे साइकियाट्रिस्ट उसके परिवार को समझाते हैं कि ये एक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, वो जानबूझ करके नहीं पीता, उसको हेट मत करो। बट मैं चाहूंगा कि आदत लगने के बाद समझाने की जगह मैं आपको पहले ही समझाऊं कि ये एक बीमारी है और किसी को भी हो सकती है, इसको हाथ मत लगाना। ओके, बट फिर भी क्योंकि आजकल पार्टी ड्रिंकिंग बहुत कॉमन है, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पार्टी ड्रिंकिंग में एक तो आपको आदत लग जाएगी, ये नुकसान है। बट सपोज करो आपको आदत नहीं लगी, आप सिर्फ महीने में एक बार पार्टी में पीते हो, तो भी कुछ नुकसान है क्या? तो तो भी नुकसान है। कई सारे लोग जो पार्टी में पीना शुरू करते हैं वो जल्द ही 1-2 ड्रिंक नहीं पीते हैं, वो जब रोज नहीं पीते हैं, बट जब कभी पीते हैं 1 क्वार्टर पीते हैं या उससे भी ज्यादा पीते हैं, 4-5 ड्रिंक पीते हैं। तो इसको हम बिंज ड्रिंकिंग बोलते हैं। तो बिंज ड्रिंकिंग का डेफिनेशन है 5 या ज्यादा ड्रिंक पुरुषों में या 4 या ज्यादा ड्रिंक एक ही समय में महिलाओं में, एक 2 घंटे के पीरियड में। तो बिंज ड्रिंकिंग के नुकसान क्या है? सबसे 2 बड़े नुकसान, एक है एक्सीडेंट्स। कई सारे एक्सीडेंट्स आजकल, पुणे में जो पोर्श का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, तो वो बच्चा रोज तो दारू नहीं पी रहा था, पार्टी में ही पिया था। तो कई सारे एक्सीडेंट्स रोज पीने वाले नहीं करते हैं, कभी कभार पार्टी में मजा करने वाले लोग पीते करते हैं। मैं आपको 1-2 उदाहरण देना चाहूंगा। मेडिकल स्टूडेंट्स का उदाहरण दूंगा ताकि आपको पता चले कि ये किसी को भी हो सकता है। तो एक मेडिकल कॉलेज था, बच्चे लोग पार्टी में पी रहे थे और फिर एक जन को उल्टी हुई। अभी उल्टी सबके सामने क्यों करने की? और आपको तो पता ही होगा, जो लोग दारू में पीते हैं पार्टीज में, उन्हें उल्टी काफी बार होती। तो भी सबके सामने उल्टी क्यों करने की? खराब दिखेगा। तो वो कंट्रोल करके बाहर जाने की कोशिश कर रहा था रूम के, बट पर वो आ ही गई
और जब आपने पिया हुआ है तो आपके बॉडी के रिफ्लेक्सेस अच्छी तरह काम नहीं करते, तो वो सारी उल्टी लंग्स में चली गई। वो आईसीयू में 2-3 दिन था और गुजर गया। और एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे थे, फिर एक बाइक पे घर आ रहे थे, 2 लोग पोल से डैश हो गए, उसका हेड डिकैपिटेट हो गया, धड़ से अलग होके रोड के दूसरे साइड जाके गिर गया, इंस्टेंट डेथ। और एक मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स किधर पार्टी कर रहे थे, गाड़ी में वापस आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया और एक इंसान मर गया। बट फिर भी वो ग्रुप दारू पीता रहा, क्योंकि दारू हाँ हो गया, आगे से ध्यान रखें। तो एक बार आप इस चीज को शुरू कर दो, फिर खुद का फ्रेंड मरने के बाद भी लोगों को अक्कल नहीं आती कि ये कितनी खराब चीज है। और एक बड़े डॉक्टर्स का एग्जांपल दूंगा। एक पर्टिकुलर 5 डॉक्टर का ग्रुप था, उसमें से 4 डॉक्टर दारू पीते थे, एक नहीं पीता था। तो हर बार पार्टी में वो 4 पीते थे, ये नहीं पीता था और वो ड्राइव करता था। एक बार वो 5वां नहीं पीने वाला नहीं आया था पार्टी में, चारों को कंट्रोल नहीं हुआ, चारों ने पिया और वो गाड़ी चला के गए, एक्सीडेंट हुआ, चारों डॉक्टर मर गए। तो कई सारे एक्सीडेंट्स, और आप खुद मर गए तो फिर भी ठीक है, बट अगर आपके हाथों कोई और मर गया और बाकी पूरी जिंदगी आपको वो गिल्ट में निकालनी पड़ी कि मेरी मायने तर पोळ्या करून ठेवल्या दुखी है, तो आप कैसे जियोगे? दूसरा, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स अंडर इंटॉक्सिकेशन। जब आप टुर्न हो जाते हो तो आप स्मार्ट बिहेव करते हो कि ओवर स्मार्ट बिहेव करते हो? कई सारी चीजें जो नहीं बोलनी चाहिए आप बोल देते हो, और एक्चुअली वो आपकी सही पर्सनालिटी नहीं है। दारू पी के आपका थिंकिंग ब्रेन शट हो जाता है, तो अंदर कुछ भी कचरा बाहर आ जाता है, तो वो आपकी ट्रू पर्सनालिटी नहीं है। बट लोगों को क्या लगता है, पी के बोला मतलब अंदर का सच बाहर आया है, वो आपकी वो ट्रू पर्सनालिटी मानते हैं। आपने पी के जो मैसेज किए हैं लोग स्टोर करके रखते हैं और जिंदगी भर लोगों को बताएंगे कि देख उसकी सच्चाई क्या है। तो आपने जिंदगी भर कमाया हुआ रिस्पेक्ट आप इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में 5 मिनट में गवा सकते हो। आपके फ्रेंडशिप्स ब्रेक हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स हमेशा के लिए बर्बाद हो सकते हैं। और ऑफ कोर्स जब आप बिंज ड्रिंकिंग करोगे तो आपकी हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है और दूसरे दिन आप काम पे नहीं जा सकते। वेस्टर्न वर्ल्ड 31 दिसंबर को न्यू ईयर मनाता है, बट छुट्टी देता है 1 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख को पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड काम करने की स्थिति में ही नहीं होता। ई सिगरेट्स, आजकल ई सिगरेट्स का थोड़ा आकर्षण बच्चों में ज्यादा है। तो ये क्या चीज है? क्या ये लोगों को ये बताया जाता है कि निकोटीन गम, ई सिगरेट ये सेफ है। तो दोस्तों, तंबाकू में निकोटीन नाम का एक एडिक्टिव सब्सटेंस होता है और कई सारे जहर होते हैं। ई सिगरेट्स और निकोटीन गम में सिर्फ निकोटीन बड़ी मात्रा में होता है, बाकी चीजें नहीं हो। तो इसीलिए वो तंबाकू के कंपैरिजन में कम हानिकारक है, बट ये भी हानिकारक ही है, ये सेफ नहीं है। इसमें भी निकोटीन होता है, इसकी भी आदत लगती है। तो क्या ये सच है कि निकोटीन गम और निकोटीन पैच तंबाकू छोड़ने में मदद करते हैं? हाँ, क्योंकि ये देखा गया है कि तंबाकू छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो डॉक्टरों ने भी हार मान ली है कि बाबा नहीं जम रहा ना तेरे को, तो कम से कम तू निकोटीन ले। तंबाकू में बहुत सारे जहर है निकोटीन के अलावा, निकोटीन गम में सिर्फ निकोटीन। तो तुझे तंबाकू छोड़, बड़ा जहर छोड़ना नहीं जम रहा तो तू छोटा जहर ले और फिर धीरे 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 ये छोटे जहर को बंद कर। तो तू पहले निकोटीन गम हर 1-2 घंटे में ले, फिर 3-4 घंटे में ले, फिर 4-6 घंटे में ले और फिर बंद कर दे। तो निकोटीन गम और निकोटीन पैच देते हैं ताकि धीरे धीरे उसका डोज कम करके आप बंद कर सको। बट ये जो पद्धत है यही दर्शाता है कि तंबाकू छोड़ना इतना मुश्किल है कि लोगों को निकोटीन गम और पैच बनाने पड़े कि चल बाबा यही लेके छोड़ने की ट्राई कर। बट आपको ये समझना चाहिए कि निकोटीन गम और पैच लेने के बावजूद कई सारे लोग छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि इनकी भी आदत तो लगती ही है। निकोटीन पैच और गम छोड़ना भी कोई आसान नहीं है, और इसीलिए जिसको आदत लग गई उसने इस्तेमाल करना समझ सकते हैं धीरे धीरे छोड़ने के लिए। बट जिसको आदत ही नहीं है, अगर आप उसको शुरू करोगे तो फिर आपको निकोटीन की आदत लग जाएगी। अगर आपने ई सिगरेट या निकोटीन गम शुरू किया
और आगे चल के इसकी वजह से ये देखा गया है कि जो बच्चे ई सिगरेट्स पीते हैं, आगे चल के उनका पूरा तंबाकू लेने की शक्यता बढ़ जाती है, क्योंकि आप फंस जाते हो। तो जिसने नहीं लिया है उनके लिए तो ये टोटली खराब है। और छोड़ना भी हो तो निकोटिन गम या पैच, ई सिगरेट्स भारत में बैन है और WHO का कहना है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। ई सिगरेट्स का लॉन्ग टर्म इफेक्ट अब तक पढ़ा नहीं गया है, स्टडी नहीं किया गया है, क्योंकि वो कुछ ही सालों से बाहर है। बट उसके भी जो धुआं निकलता है, भले तंबाकू के सारे जहर उसमें नहीं है, बट उसमें भी जो केमिकल्स है वो भी हानिकारक तो है। अभी लॉन्ग टर्म में उसका असर क्या होगा वो देखा जाएगा। दूसरा, लोगों को लगता है कि तंबाकू बुरा है, बट गांजा तो सेफ है, गांजा तो सेहत के लिए अच्छा है, गांजा तो अलग अलग बीमारियों में यूज होता है, ऐसी धारणाएं। तो पहली बात, इंसान को पागलपन जब होता है, पागलपन मतलब क्या, कानों में आवाजें आती है पकड़ो मारो ये वो, या फिर उसके मन में वहम बैठ जाते हैं कि लोग मेरे खिलाफ है, मैं राजा हूं, मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं, तो वो हकीकत से दूर चला जाता है। तो इसको हम साइकोसिस बोलते हैं, आप पागलपन बोल सकते हो हिंदी में। तो जितने भी एडिक्टिव सब्सटेंसेस है उसमें इंसान में ये साइकोसिस क्रिएट करने का पोटेंशियल गांजा में सबसे ज्यादा है। इंग्लिश में गांजा को कैनाबिस बोलते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टडी हुआ था, 15 साल लंबा स्टडी हुआ था, जिसमें देखा गया कि जो यंग टीनेजर्स थे उसमें से जिन टीनेजर्स ने गांजा को 5 या उससे ज्यादा बार लिया था, उनका 15 साल बाद साइकोसिस का इलनेस हो जाने का रिस्क 6.5 टाइम्स ज्यादा था। उसी तरह से स्वीडन में एक स्टडी हुआ था, वहां के मिलिट्री में जो यंगस्टर्स भर्ती थे उनको लंबे समय तक फॉलो अप किया गया, और फिर ये जो साइकोसिस होता है उसको स्किजोफ्रेनिया भी बोलते हैं, तो उसमें देखा गया कि 8 में से 1 केस स्किजोफ्रेनिया का गांजा की वजह से। okay? तो ये बिल्कुल मत सोचना कि गांजा सेफ है। और एक बार आप समझ सकते हो कि अगर आपको पागलपन की बीमारी हो गई तो आपकी लाइफ में क्या स्टॉर्म आ सकता है, आप कितने बड़े तरीके से आपने जो कुछ कमाया है आप सब कुछ खो सकते हो। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरा एक कैनाबिस इंड्यूस साइकोसिस का पेशेंट था, वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। उसने 2 साल तक हॉस्टल में बाकी लोग उसके फ्रेंड्स गांजा लेते थे, बट उसने नहीं लिया क्योंकि उसे पता था खराब है। बट फिर वही माहौल में रह रह के वो पैसिवली स्मोक कर करके तीसरे साल में उसने शुरू कर दिया। अभी शुरू कर दिया तो अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा, और इंजीनियरिंग पास आउट होके 1-2 साल ही जॉब किया था कि उसको कैनाबिस इंड्यूस साइकोसिस का दौरा पड़ा। अब ये दौरा पड़ने पे उसको 6 महीने तक वो ठीक ही नहीं हुआ, और अलग अलग हॉस्पिटल्स में घूमता रहा। फाइनली निमांस करके जो भारत का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है वहां आया, और फिर उसको ECTs देने पड़े और वो फाइनली ठीक हुआ। बट ठीक होने के बाद भी 1-2 साल तक वो मुझे बोलता रहा कि अभी भी दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, और फाइनली उसने इंजीनियरिंग छोड़ ही दिया और कोई अलग फील्ड में उसने अपना बिजनेस शुरू किया, क्योंकि वो फिर से उस माहौल में जाना नहीं चाह रहा था। तो कैनाबिस इंड्यूस साइकोसिस होता है। दूसरा, जैसे दारू के इंटॉक्सिकेशन में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, वैसे गांजा से के इंटॉक्सिकेशन में भी कई सारे लोग एक्सीडेंट करते हैं। और कोई भी सब्सटेंस जो एडिक्टिव है, धीरे धीरे आप दिन भर वही नशे में समय बिताने लगते हो, और काम का या कंस्ट्रक्टिव रिक्रिएशन या सोशलाइजेशन का समय कम कम होते जाता है। तो वो एडिक्टेड लाइफस्टाइल की वजह से इंसान की काम पर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। काफी लोगों को लगता है कि गांजा की आदत नहीं लग सकती, वो सेफ है। बट दोस्तों, आज की तारीख में देर आर 72 लाख इंडियंस जिनको गांजा की आदत लग चुकी है और वे छोड़ नहीं पा रहे। तो ऐसा मत सोचना कि इसकी आदत नहीं लगती। फिर कुछ लोगों को लगता है कि इसको तो मेडिकली भी यूज करते हैं। देखो, मॉर्फिन, ओपियोइड्स को भी मेडिकली यूज करते हैं कैंसर का पेन निकालने की। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ओपियोइड्स या हीरोइन ये सेफ हो गया। उसी तरह से हाँ, गांजा भी मन को टुन करता है, अच्छा लगता है, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी है जिस वजह से कुछ चुनिंदा बीमारियों में उसका फायदा देखा गया है। ये कौन सी है?
कैंसर में जो कीमोथेरेपी दी जाती है उस वजह से उल्टी जैसा जो लगता है उसके लिए फायदा होता है। एड्स के पेशेंट में जो भूख मर जाती है उसके लिए फायदा होता है। न्यूरोपैथिक पेन, आपकी नर्व्स डैमेज हो जाने की वजह से जो कंटिन्यूअस पेन होता है वो पेन को कम करता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी में थोड़ा फायदा देखा गया है, और फिट की कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हैं उसमें फायदा देखा गया। ये छोड़ के कोई भी बीमारी में उसका फायदा नहीं देखा गया है, और अधिकतर यंगस्टर्स जो शुरू करते हैं उनमें इसमें से कोई बीमारी नहीं होती। और तो मतलब इसका फायदा अब, और बाकी सारे स्टडीज में कुछ कुछ क्लेम्स है, स्टडीज हो रहे हैं, बट कुछ प्रूव नहीं हुआ है। तो फायदा तो प्रूव नहीं हुआ है, बट नुकसान 100% प्रूव हो चुके हैं। और जब इन बीमारियों में भी लोग लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे सेडेशन, हाई लगना, इंटॉक्सिकेट हो जाना, डीजी लगना, स्पीच डिसऑर्डर्स होना, मसल्स में ट्विचिंग आना, बीपी कम हो जाना वगैरह। तो ये मानना कि ये सेहत के लिए अच्छी चीज है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। और कुछ लोगों को लगता है कि गांजा लेने से क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, गांजा लेने से इंसान एक काल्पनिक दुनिया में चला जाता है। उसको रंग है उससे ज्यादा सुंदर दिखते हैं, म्यूजिक है उससे ज्यादा मेलोडियस सुनाई देता है, और इसीलिए उसको लगता है कि उसकी क्रिएटिविटी बढ़ गई। जैसे मैंने जो पेशेंट की बात की, वो जब इंजीनियरिंग स्टूडेंट था तो उसको लगता था कि जब वो गांजा लेने के बाद गिटार बजाता था तो ज्यादा अच्छा बजा सकता है। तो आपको लगता है आपकी क्रिएटिविटी बढ़ गई, बट रियल लाइफ में आपकी क्रिएटिविटी एक्चुअली कम हो जाती है, आपका परफॉर्मेंस कम हो जाता है। एक मेडिकल स्टूडेंट था जिसको गांजा पीने के बाद लग रहा था मैं क्रिश हूं, और वो 3rd फ्लोर से जंप मारने की ट्राई कर रहा था। लकीली उसके फ्रेंड्स को पता था वो क्रिश नहीं है, तो वो बच गया। तो आपको एक काल्पनिक जगत में क्रिएटिव होना है तो आप गांजा लो, बट सही रियलिटी में क्रिएटिव होना है तो इससे दूर रहना पड़ेगा। इनफैक्ट जो लोग कुछ साल तक गांजा ले लेते हैं उनमें कैनाबिस ए मोटिवेशन सिंड्रोम, आप घर जाके गूगल कर सकते हो, तो ए मोटिवेशन सिंड्रोम हो जाता है। उन्हें कुछ भी करने का मन नहीं होता और दिन भर अपनी कुर्सी पे बिस्तर में बैठे रहते हैं। तो क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलने का मन नहीं करता, पेंटर्स को पेंट करने का मन नहीं करता। तो जो चीज आपके मन का पूरा मोटिवेशन मार डालता है वो चीज से क्रिएटिविटी बढ़ती है, ये सोचना कितनी बड़ी गैर समझ, मतलब मिसकंसेप्शन है। ओके, छठवा, काफी लोग बोलते हैं कि मेरे गांव में एक फलाना व्यक्ति था, वो दारू सिगरेट लेता था फिर भी 90 साल तक जिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, हेलमेट पहनने से एक्सीडेंट का खतरा कम होता है। क्या इसका मतलब यह है कि जिस किसी ने हेलमेट पहनी है उसका एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, वो मर ही नहीं सकता, और जिसने भी हेलमेट नहीं पहना है उसका एक्सीडेंट होके मरना ही है? ऐसा तो नहीं है। मेरा एक फ्रेंड था, जिंदगी भर हेलमेट नहीं पहना, एक भी बार नहीं मरा। तो इसका कोई मतलब नहीं है। देखो, देर विल ऑलवेज बी एक्सेप्शंस टू एनी रूल, बट आप एक्सेप्शन से जाओगे कि मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है उससे जाओ। और तंबाकू हानिकारक है या नहीं है, दारू हानिकारक है कि नहीं है, इसका एविडेंस कंक्लूसिव है। एग्जाम्पल, एक 50 साल लंबा 34,000 यूके के डॉक्टर्स पे हुए स्टडी में देखा गया कि जो लोग लंबे समय तक सिगरेट पी रहे थे उन ऑन एन एवरेज 10 साल जल्दी मर गए, और 2 में से 1 लंबे समय तक सिगरेट लेने वाला व्यक्ति जल्दी मरा। इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, और इसीलिए सिगरेट की कंपनीज को अपने पैकेट पे लिखना पड़ता है, कोर्ट ने उन्हें कंपलसरी किया है, टोबैको किल्स। इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने के बावजूद अगर किसी को खुद को बुद्धू बनाना है तो वो सिर्फ खुद को बुद्धू बना रहा है, बना सकता है। पान मसाला सेफ है क्या? क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज एडवर्टाइज करते हैं, इसलिए हम आज फिर से ब्रीफली उसके बारे में आपको कहेंगे। पान मसाला में तंबाकू नहीं होता, गुटखा में तंबाकू होता है, तो गुटखा तो हानिकारक है ही है, बट पान मसाला में भी सुपारी होती है और बाकी सारे केमिकल्स होते हैं, जिस वजह से ये भी कैंसर भी करता है और आदत भी लगती है। फिर कुछ लोगों को लगता है कि तंबाकू खाना चीप चीज है, बट गुटखा पान मसाला खाना बड़े लोगों की शान है। तो दोस्तों,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में एक स्टडी हुआ है जिसमें देखा गया कि मुंह में जो सफेद चट्टे होते हैं तंबाकू खाने वालों में, जिसे सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, कि जो लोग सादा पान तंबाकू के साथ खा रहे थे उनको ऑन एन एवरेज 8.5 साल बाद सब म्यूकस फाइब्रोसिस हुआ। बट जो लोग पान मसाला या गुटखा खा रहे थे उनको सिर्फ 2.7 साल बाद ऑन एन एवरेज सब म्यूकस फाइब्रोसिस शुरू हो गया। तो पान मसाला गुटखा कम हानिकारक नहीं है, सादी तंबाकू से ज्यादा हानिकारक है। और इसीलिए आजकल 18, 20, 25 के यंग उम्र में ओरल कैंसर होना शुरू हो गया है, क्योंकि पान मसाला और गुटखा की नई क्रेज हमारे समाज में। उसी तरह से काफी सारे स्कूल के बच्चे इनहेलेंट सॉल्यूशन लेते हैं। कुछ तो मार्केट में सॉल्यूशंस आते हैं जो वो रुमाल में डालते हैं और सूंघते हैं। तो हो सकता है आपके कुछ दोस्त आपको बोले ये सूंघ मजा आएगा। दोस्तों मत सूंघना, आप 2-3 बार सूंघोगे फंस जाओगे। तो आप देखोगे कि वो सॉल्यूशन पी के बोलते जन्नत लग रहा है। तो ये जो दारू पीने के बाद, गांजा लेने के बाद, ब्राउन शुगर लेने के बाद, सॉल्यूशन लेने के बाद जो जन्नत का अनुभव होता है वो लोग बोलते हैं, जैसे हमने देखा वो टेम्पररी हाई तो मिलता है बट आपके ब्रेन को वो डैमेज कर देता है। और फिर जो बच्चे सॉल्यूशन लेते हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते, उनके लंग्स बिगड़ जाते हैं, उनके मम्मी पापा को उनको बांध के रखना पड़ता है। वो बच्चों को भी समझ रहा होता है मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, बट फिर भी उनको छोड़ा और घर के बाहर जाने दिया तो सबसे पहले जाके सॉल्यूशन लेते हैं। क्या आप इस तरह इन पदार्थों के गुलाम बनना चाहते हो? तो अगर कोई आपका फ्रेंड रुमाल में कुछ सॉल्यूशन डाल के ले रहा है या कोई पेपर को सूंघ रहा है, तो ऐसी चीज को एक भी बार सूंघना मत, उनके बहकावे में मत आना। वो आपकी जिंदगी में खुशी नहीं बढ़ाने वाला, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। फिर जैसे हमने कहा कि कई बार आपके दोस्त आपको कहेंगे कि अरे स्ट्रेस कम हो जाता है, अच्छा लगता है। हम फिल्मों में भी देखते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। तो क्या करना है? गर्लफ्रेंड छोड़ दी तो दारू पी के देवदास बनना है। मुझे ये बताओ, अगर मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए और मैं दारू पीने लगूं, देवदास बन जाऊं, तो क्या मुझे दूसरी गर्लफ्रेंड मिलेगी? सॉरी, तो क्या मेरी गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी या दूसरी गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलेगी? ठीक है। तो जब आप दारू पीते हो अपना प्रॉब्लम भुलाने, तो हाँ, आप आपका प्रॉब्लम भूल तो जाते हो, बट क्योंकि आप आपका प्रॉब्लम भूल गए, आप उस पर काम नहीं करते, और उस पर काम नहीं करने वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता और एक्चुअली आपका प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। तो अगर आप पे 10,000 का कर्जा है और वो भूलने के लिए आपने दारू पिया, तो धीरे धीरे वो 10,000 का 20,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख अनसॉल्वेबल सुसाइड। तो हर साल लाखों लोगों की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड उनके छोड़ के चले जाते हैं, 1-2 महीना रोते हैं, फिर ठीक होके आगे बढ़ जाते हैं। बट जो लोग दारू पी के देवदास बनते हैं वो जिंदगी भर दारू पीते रहते हैं और जिंदगी भर दुख मनाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप आपके प्रॉब्लम्स का सामना करके उन्हें ओवरकम करके अगर आप लाइफ को फेस करना चाहते हो, तो फिर दारू और तंबाकू से दूर रहना है। अपने छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए जो लोगों को दारू, तंबाकू, गांजा की बैसाखी लगती है, ये स्मार्टनेस का लक्षण है कि आपके लाइफ में हेल्दी कोपिंग स्किल्स नहीं है, उसका लक्षण। तो दोस्तों मजा तो जरूर आता है, बट लंबे समय में मजा से ज्यादा वो सजा बन जाती है। तो मैं आज आपको ये कहने नहीं आया हूं दोस्तों मजा मत करो, मजा मत करो। मैं आपको ये कहने आया हूं कि अच्छे तरीके से मजा लो, ताकि आप आज भी खुश रह पाओ और लंबे समय में भी खुश रह पाओ। जब आप कोई नशा करके अच्छा मजा लेते हो तो आपकी लाइफ बर्बाद होती है। जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टिव तरीके से स्पोर्ट्स, म्यूजिक, मेडिटेशन, ट्रैकिंग, कुछ भी, ड्राइंग, कोई भी कंस्ट्रक्टिव तरीके से जब आप रिक्रिएट करते हो तो आप खुश भी होते हो और आपकी स्किल्स भी बढ़ते हैं और लोग आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि ज्यादा हैप्पी हो जाओ और इसीलिए एडिक्टिव पॉइजन्स को हाथ मत लगाओ। तो एक कंसेप्ट है कि जब हमारे समाज में बहुत सारे लोग, एक्टर्स, ये वो,
काफी सारे डेवलप्ड कंट्री के प्रेसिडेंट लोग भी दारू पीते हैं। तो जब बहुत सारे लोग दारू पीते हैं तो हमें हमें वो नॉर्मल लगने लगता है, ये तो सभी कर रहे हैं, नॉर्मल ही होगा। तो दोस्तों, हमारे सोसाइटी में चाइल्ड लेबर कॉमन है, काफी बड़े मात्रा में होटलों में यहाँ वहां बच्चों से काम करवाया जाता है। लड़कियों की छेड़ करना कॉमन है, पेट में अगर फीटस है वो लड़की है तो उसका गर्भपात करना कॉमन है। तो ये सारी चीजें कॉमन है, तो क्या हम इसे नॉर्मल मानने लग जाए? तो अगर कोई चीज कॉमन है और वो समाज के लिए फायदेशीर है तो हमें उस पर गर्व करना चाहिए और उसको हमारा कल्चर मान के प्रमोट करना चाहिए। बट अगर कोई चीज हमारे समाज के लिए हानिकारक है और कॉमन है, तो फिर हम सबने मिलकर जल्द से जल्द इसको समाज से कैसे उखाड़ के फेंके, इस पे काम करना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, आज गांजा, तंबाकू, सॉल्यूशन, दारू, इस वजह से हमारे समाज में खुशहाली बढ़ रही है कि दुख बढ़ रहा है? और अगर दुख बढ़ रहा है तो फिर ये नॉर्मल नहीं है, हमने इसको मिलकर उखाड़ फेंकना है हमारे समाज से। और दोस्तों, हो सकता है कि आपके आजू बाजू किसी एरिया में, किसी कम्युनिटी में, किसी माहौल में, किसी गांव में कॉमन हो, बट दुनिया में आज भी ये सब बढ़ने के बावजूद दुनिया का आधा पॉपुलेशन इन चीजों को हाथ नहीं लगाता। कुछ डॉक्टर्स, सेलिब्रिटी, सक्सेसफुल लोग भी इसको हाथ लगाते हैं, बट उन्हें नुकसान भी होता है। एग्जाम्पल, जावेद अख्तर ने कहा है, वो काफी बार टीवी पे आके बोलते हैं लोगों को चेतावनी देने के लिए कि मैं दारू पीता था एंड मेरे को रिग्रेट है कि मेरे 10 साल दारू की वजह से बर्बाद हो गए। अगर मैं नहीं पीता तो मैं मेरी लैंग्वेज को और म्यूजिकल जो मैंने गाने लिखे हैं उसमें ज्यादा काम कर पाता, या मैं कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख पाता। संजय दत्त को भी कई साल नुकसान हुआ और वो भी बोलते हैं कि इट्स बेटर टू गेट हाई ऑन लाइफ रादर देन गेट हाई ऑन एनी सब्सटेंस। तो दोस्तों, बड़े लोग लेते हैं, उन्हें नुकसान भी होता है। और जाते जाते एक चीज कहना लास्ट में नॉर्मालिटी के बारे में कहना चाहूंगा कि एक तंबाकू का जो खेत होता है उसको फेंसिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि गांव के डुक्करों और भैंसों को और गायों को भी पता है कि ये खाने की चीज नहीं है। जानवर तंबाकू खाने की कोशिश नहीं करता और इसलिए तंबाकू के खेत को फेंसिंग नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है इन जहरों को खाना या लेना। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीयर प्रेशर। हमारे दोस्त हमें फोर्स करते हैं, मर्द नहीं क्या साले, अरे एक बार तो ले, दोस्ती के खातिर ले, मैं पिलाता हूं ना, एक बार, ऐसे सब करके फोर्स करते हैं फ्रेंड्स। तो इस फोर्स को ना कैसे बोलना है ये सीखना जरूरी है, क्योंकि हम सबको फ्रेंड्स तो चाहिए लाइफ में। तो फिर फ्रेंड्स के प्रेशर को डील कैसे करना है ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि फ्रेंड्स फोर्स करते क्यों है। सपोज करो उनको, आपके फ्रेंड को एक पिक्चर अच्छा लगा, तो वो आके आपको जरूर रेकमेंड करेगा, अरे बहुत मस्त पिक्चर है, जाके जरूर देखना, ऐसे सब करेगा। बट क्या आपको आके वो ऐसा बोलेगा, अरे बहुत अच्छा पिक्चर है, देखना ही पड़ेगा, मैं टिकट दूंगा, देखना ही पड़ेगा तेरे को? तो इस तरह का फोर्स नहीं करेगा। बट दारू और तंबाकू के लिए लोग इस तरह का फोर्स करते हैं कि पीछे ही लग जाते हैं जब तक आप ना पी। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मैं अकेला दारू पी रहा हूं और आजू बाजू कोई भी दारू नहीं पी रहा, तो फिर मैं कैसा हो गया? बिगड़ा हुआ, गलत चीज करने वाला, वगैरह वगैरह। बट अगर मैं भी दारू पी रहा हूँ, आप भी पी रहे हो, आप भी पी रहे हो, आप भी पी रहे हो, और सभी लोग पी रहे हैं, तो फिर हम सब हो गए कूल एंड स्मार्ट। तो हर दारू पीने वाले को, सिगरेट लेने वाले को, सॉल्यूशन लेने वाले को, गांजा लेने वाले को एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और जब आप वो नहीं कर रहे होते हो, उसका गिल्ट कॉम्प्लेक्स बढ़ता है। तो ताकि वो शांति से उसका नशा कर पाए, वो आपको भी फोर्स करता है ताकि फिर उसको मैं गलत कर रहा हूं ये एहसास ना आए। तो दोस्तों, जस्ट बिकॉज 4 लोग मिलके आपको फोर्स कर रहे हैं इसलिए वो लोग स्मार्ट और अच्छे और आप बुद्धू, ऐसा नहीं होता। तो पीयर प्रेशर हैंडल करने का सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है ये क्लैरिटी रखना कि मेरा डिसीजन टू स्टे अवे फ्रॉम एन एडिक्टिव पॉइजन राइट डिसीजन है और उनका डिसीजन रॉन्ग डिसीजन।
अगर ये क्लैरिटी आप में नहीं रही और अगर आपको आपके डिसीजन का गर्व नहीं रहा, तो अगर 4-5 दोस्त मिलके फोर्स कर रहे हैं तो फिर आप बहकावे में आ ही जाओगे, क्योंकि हमसे कोई नाराज है, हमें कोई टॉन्ट मार रहा है, ये सहन नहीं होता हमसे। हम चाहते हैं कि हमारी इमेज अच्छी रहे। तो जब 5 लोग बोले कि तू दारू नहीं लेगा, वेप नहीं करेगा तो तू मूर्ख है, तो फिर हमसे वो सहन नहीं होता। हम चाहते हैं कि हर लोग हमारे बारे में अच्छा सोचे। तो ये समझना जरूरी है कि ये लोग फोर्स इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये चीज लेके उनकी जिंदगी में बहुत तरक्की आ गई है। वो फोर्स इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप नहीं लेते तो वो शांति से ले नहीं पाते। तो आपकी चॉइस पे गर्व रखना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जब वो आपको फोर्स करे तो आपको कॉन्फिडेंटली ना बोलना है। आप शर्मा शर्मा के ना बोलोगे, नहीं नहीं मम्मी मारेगी, रहने देना, तो फिर आप गए। बट अगर आप आंखों में आंख मिला के बोलोगे दारू मैं ये नहीं पीता, तो फिर शायद वो फिर से ट्राई नहीं करेंगे। तीसरी बात, आप क्या बोलने वाले हो ये पहले से तय करके रखो, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे 4-5 लोगों के सामने भी। वो कुछ भी हो सकता है। आप डायरेक्टली अपना मेन कारण बोल सकते हो, जैसे कि दारू पीने से बहुत सारे लोगों को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है, मेरे परिवार की बर्बादी का कारण मैं नहीं बनूंगा, मैं कभी दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। या फिर दारू सिगरेट लेने से नपुंसकता का रिस्क बढ़ता है, मैं नहीं चाहता हूं मेरी गर्लफ्रेंड सोचे कि ये मैं कहां फंस गई, इसलिए मैं कभी हाथ नहीं लगाने वाला। या ये एक एडिक्टिव चीज है, लोगों को आदत लग जाती है, फिर छूटती नहीं है, मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। आपको जो भी मुद्दा पता हो वो आप सोच के रखो, बोल सकते हो। दूसरा, आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं है, मैंने डिसीजन लिया है, मैं लाइफ में कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, इतना भी चलेगा। अगर आप कुछ बहाना बनाना चाहते हो, आपको लगता है कि कहाँ इनके मुंह लगे, चलो बहाना बनाओ, तो आप बोल सकते हो। बहाना भी हो सकता है, सच भी हो सकता है कि मेरे धर्म में इसको मनाही है। हमारे यहाँ धर्म का बोल दिया फिर कोई फोर्स नहीं करता जनरली, मेरे धर्म में नहीं चलता, मेरे धर्म गुरु ने ना बोला है, या मेरी मम्मी ने मुझे कसम दी है कि इसको हाथ नहीं लगाना है, मेरी मम्मी को मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं उनकी कसम ब्रेक नहीं करूंगा। तो आपको कौन सा तरीका आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप पहले से सोच के रखो, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओ। नेक्स्ट है स्क्रैच रिकॉर्ड टेक्निक। मतलब क्या? पुराने जमाने में, एक आपने पुराने हिंदी फिल्म्स में देखा होगा, ऐसा टेप रिकॉर्डर होता था जो ऐसे सीडी गोल गोल बड़ी सी घूमती थी, ठीक है? उसमें अगर एक बार स्क्रैच गिर जाए तो वो एक ही सेंटेंस बार बार आता था, तो इसलिए उसको स्क्रैच रिकॉर्ड टेक्निक बोलते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे कि अगर आपने डिसाइड किया है कि मैंने निर्णय लिया है मैं लाइफ में कभी भी इस जहर को हाथ नहीं लगाऊंगा, या फिर ये एक एडिक्टिव चीज है मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, फिर आपके फ्रेंड्स बोलेंगे अरे तू साइंटिफिक नहीं है क्या, एक बार तो ट्राई करके देखना चाहिए। तो उसके आर्ग्यूमेंट का, फालतू आर्ग्यूमेंट का आंसर देने की ट्राई नहीं करनी है, अपना सेंटेंस शुरू रखना है, ये एक एडिक्टिव चीज है मैं कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। तेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये एक एडिक्टिव चीज है मैं कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। दोस्त नहीं है क्या तू हमारा, दोस्ती के खातिर नहीं लेगा क्या, ये एक एडिक्टिव चीज है, मैंने डिसीजन लिया कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। तो वो कुछ भी बकवास करे, मेरा आंसर सेम रहेगा। तो ये समझना जरूरी है दोस्तों, वो जो बकवास कर रहे हैं उसका टेक्निकल आंसर भी हो सकता है, बट उन्हें वो आंसर सुनने की इच्छा ही नहीं है, वो बहस कर रहे हैं, उन्हें सच क्या है वो जानना नहीं है, उन्हें सिर्फ फोर्स करना है। तो उनके हर फालतू आंसर का हो सकता है आपको एक्यूरेट आंसर आप नहीं दे पाओ, फिर आपको लगे कि नहीं मैं तो नहीं दे पाया। तो देखो, उनको कन्विंस करना तुम्हारी जवाबदारी नहीं है, तुमको कन्विंस करना उनकी जवाबदारी है। तो आपको सिर्फ ये बोलना है मुझे नहीं लेना, खत्म। ओके? बट आपने 2 बार ना बोला, 3 बार ना बोला, 4 बार ना बोला, बट उसके बाद भी अगर वो फोर्स कर रहे हैं तो वो जगह छोड़ के चले जाइए। बिकॉज डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ ग्रुप। मैन इज अ सोशल एनिमल। अगर आप एक ऐसे माहौल में रह रहे हो जहां सब आपको फोर्स कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आप लेने लगो। जैसे मैंने बोला वो मेरे गांजा लेने वाले पेशेंट की बात की जिसको साइकोसिस हो गया, उसने 2 साल तक गांजा नहीं लिया था, बट अंत में तीसरे साल ले ही लिया। तो अगर आप एक ऐसे माहौल में रहोगे जहाँ पे सब लोग यही कर रहे हैं, इसी को ग्रेटनेस मान रहे हैं, तो फिर आज नहीं तो कल डायरेक्ट इनडायरेक्ट पीयर प्रेशर में आप आ ही जाओगे। तो अगर वो आपको फोर्स कर रहे हैं तो कम से कम जब वो लोग ले रहे हैं उस समय पे वहां से निकल जाना है।
और एक चीज आप कर सकते हो, जब वो बोलते हैं कि मजा नहीं करने का क्या, तो बोलने का मजा तो जरूर करने का, बट मजा करने के जो ऑल्टरनेटिव तरीके हैं वो आप प्रपोज कर सकते हो कि हम डांस जरूर करेंगे, म्यूजिक भी अच्छा लगाएंगे, बट उसमें दारू पी के सब भूल जाना क्यों जरूरी है? हम होशो हवास में एंजॉय करेंगे और वो सारी मेमोरीज याद भी रखेंगे। या हम मूवी को जा सकते हैं, कोई ट्रैक पे जा सकते हैं, या हम और कुछ अच्छा खा पी सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स को ऑल्टरनेटिव वे ऑफ एंजॉयमेंट प्रपोज कर सकते हो। बट फिर भी सपोज करो आपके फ्रेंड्स बस अड़े ही जाए कि नहीं हमें तो यही करना है, और फिर अगर अगर आप वो ना करो तो वो आपको स्वीकार ना करे, तो दोस्तों मैं आपको रीएश्योरेंस देना चाहता हूँ कि इंडिया इज अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। यहाँ हर चीज की कमी है, लोगों की कमी नहीं। अगर आपने खुद की जिंदगी, खुद के हैबिट्स टिका के रखे, आपने एक अच्छी जिंदगी जीना चालू रखा, तो हो सकता है आज के माहौल में आपको कोई अच्छे फ्रेंड्स ना मिले, बट आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे और आपको कई सारे अच्छे लोग मिलेंगे आगे, जिससे आप फ्रेंडशिप कर सकते हो। बट अगर कुछ फ्रेंड्स के बहकावे में आके आपने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो कल चल के शायद वो फ्रेंड्स भी आपसे कोई लेन देन नहीं रखने वाले। तो ये मान ये मान के चलो कि हम दोस्त करने जिंदा नहीं है, हमारी जिंदगी अच्छी बीते इसलिए दोस्त है। ठीक है? और आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो एडिक्शन के बगैर लाइफ को अच्छी तरह जीना और मजा करना जानते हैं। तो जैसे मैं कहता हूं, हो सकता है आज की तारीख में आपके आजू बाजू का, बट आज की तारीख में भी हो सकता है आपकी क्लास के आधे बच्चे ये करते हो, फिर भी आधे बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं करते। तो क्या जरूरी है कि जो लोग एडिक्शन कर रहे हैं उन्हीं के पीछे हम जाए? काफी बार जो लोग एडिक्टिव सब्सटेंसेस लेते हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं कि वो बहुत बड़े खुश है और वो कूल है। हमें भी लगता है हमें भी वैसा कूल बनना है, बट दोस्तों जैसे हमने देखा, खरी मर्दांगी तो यही है कि हम लाइफ के चढ़ाव उतार को इन बैसाखियों के बगैर फेस कर पाए। तो आपके क्लास के जो बच्चे ये एडिक्टिव सब्सटेंस नहीं लगते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करो, उनके साथ समय बिताओ। और एक चीज इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा कि अगर आपके दोस्त वाकई में आपके शुभ चिंतक है, और अगर आप कहोगे कि मुझे ये नहीं लेना, तो वो आपको एनकरेज करेंगे, ना कि आपको घसीटेंगे। जैसे कि मेरा एक दोस्त था, एक दिन जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था और वो बहुत दुखी था, तो उसके फ्रेंड के पास गया और उसने बोला आज तो सिगरेट पिला ही दे। तो उसके उस फ्रेंड ने बोला कि आज तक तूने कभी लिया है क्या? तो मेरे फ्रेंड ने बोला नहीं। उसके फ्रेंड ने बोला रहने दे यार, फिर फंस जाएगा। तो अगर कोई वाकई में आपका अच्छा फ्रेंड है तो आपके मांगने पर भी वो आपको नहीं देगा, बट आपके ना बोलने पे भी अगर कोई आपको गलत चीज करने फोर्स कर रहा है, इसका मतलब आपकी भलाई, आपकी खुशी से उससे कोई लेन देन नहीं है। तो ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप नहीं हुई तो अच्छा ही है। तो देखो, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसका कारण है आप जिस तरह के फ्रेंड्स चुनोगे आपकी भी लाइफस्टाइल वैसी ही हो जाएगी। तो अगर कुछ लोगों ने ये सोचा है कि हमें तो यही करना है, तो ठीक है, आप दूसरे फ्रेंड्स बनाओ। पर अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं और आपने कई अच्छा समय भी बिताया है और अभी वो लोग इससे एक्सपेरिमेंट करने लग गए, तो आपकी जो समझ है आप उन्हें एक्सप्लेन करो। हो सकता है वो भी मान जाए और वो भी छोड़ दे। बट अगर वो छोड़ने तैयार नहीं है और उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें इसी दिशा में जाना है और आपको इस दिशा में जाना है, तो ऑफ कोर्स आपको आपके दोस्त बदलने पड़ेंगे। So one of the best ways to ensure a happy life for yourself and your family is be a part of some constructive group। फिर वो चाहे स्पोर्ट्स ग्रुप हो सकता है, स्पिरिचुअल ग्रुप हो सकता है, कल्चरल ग्रुप हो सकता है, ट्रैकिंग ग्रुप हो सकता है, बुक रीडिंग क्लब हो सकता है, कुछ भी, बट समथिंग कंस्ट्रक्टिव विच पीपल डू विदाउट नॉकिंग ऑफ दैट ब्रेन। ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसे कोई ग्रुप का आप भाग बन सकते हो। सो बिफोर वी गो अहेड, मैं चाहूंगा कि आप सब 1 मिनट लो और अपनी बुक में लिखो कि जब आपके कोई फ्रेंड्स या आगे चल के आप कॉलेज जाओगे या काम पे जाओगे, अगर कोई आपको फोर्स करेगा तो आप क्या कहोगे? मैं 1 मिनट का आपको टाइम देता हूं, सब लोग सोच के बुक में लिखो कि आप किन शब्दों से क्या आर्ग्यूमेंट दे के ना कहना चाहोगे, या आप सिर्फ कारण नहीं दोगे, सिर्फ अपना डिसीजन कहोगे,
या मम्मी की कसम में बोलोगे, आपको जो ठीक लगे सोच लो और लिख लो, ताकि जब कभी कोई आपको फोर्स करे आप कॉन्फिडेंट फील करें उसका उत्तर देने के लिए। ओके, आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कि आपने क्या सोचा है, आप क्या बोलोगे? So if someone wants to share, they will share. Mostly they won't. But if someone shares also, so it's okay. They will hear and you can spend about a minute on it. ठीक है? और फिर लास्टली, ये हम आप में से तो अधिकतर लोग लेते नहीं है, और लेते भी होंगे तो शायद अब तक एडिक्ट नहीं हुए होंगे, तो आप ऐसे ही छोड़ पाओगे, तो अभी ही। बट अगर आप में से, अगर आपके आजू बाजू आपके कोई दोस्त होंगे, रिलेटिव्स होंगे जिनको अगर आदत लग गई है, तो आपको इच्छा होगी कि उनकी कैसे छूटे, तो हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं ताकि आप उनको गाइड कर पाओ कि दारू, तंबाकू, सिगरेट, गांजा छोड़ने को क्या कर सकते हैं। तो एक तो है कि ये छोड़ने के लिए कुछ दवाइयां मिलती है, वो दवाइयां लेने से ये चीजें छोड़ने पे जो तकलीफ होती है, तकलीफ चली जाती है और इस चीज लेने की इच्छा भी कम हो जाती है। फिर कुछ काउंसलर्स होते हैं जो उनका मोटिवेशन छोड़ने का बढ़ाने में मदद करते हैं, कल जब क्रेविंग आता है उसको कैसे हैंडल करना है उसमें मदद करते हैं, और फिर से शुरू ना हो जाए उसके लिए क्या कर सकते हैं, फ्रेंड्स को ना कैसे बोल सकते हैं, अगर लाइफ में कुछ तनाव है तो उसको फेस कैसे कर सकते हैं, उसमें काउंसलिंग करते हैं। और फिर कुछ डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं कि अगर घर में रहते हुए छोड़ना नहीं जम रहा, माहौल आजू बाजू अच्छा नहीं है, तो फिर डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं कि आप 1 महीना वहां जाकर रह सकते हो और फिर वहां पे आसानी से छूट जाता है। वहां पे लोग दवाई भी देते हैं ताकि जो ऊपर मैंने कहा तकलीफ ना हो। तो ये प्राइवेट में भी सेंटर्स होते हैं, और हर गवर्नमेंट बड़ा जो सदर अस्पताल होता है वहां पे एक साइकियाट्रिस्ट होता है जो छोड़ने में मदद करता है, और हर मेडिकल कॉलेज में एक साइकियाट्री डिपार्टमेंट होता है, तो वहां पे ऑलमोस्ट फ्री में ट्रीटमेंट होता है, तो आप वहां पर भी जा सकते हो। तो आप अगर किसी को आदत है तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर कर सकते हो, साइकोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हो, डी एडिक्शन सेंटर में भेज सकते हो, या अल्कोहलिक एनोनिमस में भेज सकते हो। अल्कोहलिक एनोनिमस मतलब जो लोगों ने दारू छोड़ दिया है वो नए लोगों को छोड़ने में मदद करते हैं फ्री में। तो आप ये उनका नंबर नोट कर ले, आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो और आपके घर का एड्रेस बोल सकते हो और पूछ सकते हो कि मेरे घर के आजू बाजू या आपके रिलेटिव के घर के आजू बाजू का अल्कोहलिक एनोनिमस का सेंटर कहाँ पर है, और उस सेंटर में आप उन्हें लेके जा सकते हो और फिर वो लोग उन्हें फ्री में मदद करेंगे। तो उनका नंबर है, आप लिख लो, 8097055134। पर अभी आप कहोगे कि पर सुनते नहीं है ना वो लोग, मैं तो बोल दूं, मैंने तो बहुत बार कहा है, बट सुनते नहीं। तो हाँ, लोग सुनते नहीं है, छोड़ना मुश्किल है, और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि शुरू मत करना। बट अगर किसी को आदत लगी गई है तो छोड़ना मुश्किल तो है बट असंभव नहीं है। तो आप अपील कैसे कर सकते हो उसके कुछ टिप्स हम कहते हैं। तो ये अगर टिप्स फॉलो करके आप अपील करोगे तो कोई गारंटी तो नहीं है, बट शक्यता बढ़ जाएगी कि वो छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली टिप कि आपको ये मन में समझना है कि सामने वाला व्यक्ति जो दारू ले रहा है, सिगरेट ले रहा है, वो नालायक नहीं है, बुरा इंसान नहीं है, वो फंस गया है। आपकी ही तरह जब वो यंग था उसके फ्रेंड्स के बहकावे में आके शुरू कर दिया और आज फंस गया। तो जब आप समझोगे कि वो अपराधी नहीं है, वो एक पीड़ित व्यक्ति है जिसको मदद की जरूरत है, तो फिर आप प्यार से बात करोगे, वार्मली बात करोगे, तो वो सुनेंगे। आप निंदा करके बात करोगे, क्रिटिसाइज करोगे, तो वो नहीं सुनेंगे। तो सबसे पहला, जैसा हम बोलते हैं कि दो लोग जब प्यार में होते हैं तो वो आंखों आंखों में इशारे से समझ जाते हैं, सब समझ जाते हैं। बट जब उनमें झगड़े शुरू हो जाते हैं तब चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, फिर भी एक दूसरे का कुछ समझ नहीं आता। तो उसी तरह से पहले आप में और सामने वाले व्यक्ति के में एक बॉन्ड क्रिएट होना जरूरी है, दोनों के हार्ट मिलना जरूरी है। तो आप उन्हें बोल सकते हो कि पापा
चाचा, भाई, जो भी है, आप उन्हें बोल सकते हो कि मैं जानता हूं कि आप अच्छे इंसान हो और ये चीज बुरी है। मैं जानता हूं कि आपने भी इसको छोड़ने की कोशिश की होगी, बट ये छोड़ना आसान नहीं है। तो जब आप उनके प्रति एक समझ दिखाओगे तो फिर वो पिघल जाएंगे और वो आपकी बात शांति से सुनेंगे। पहली बात। दूसरी, जैसे मैंने कहा, निंदा नहीं करनी है, चिंता व्यक्त करनी है। तो अगर आप ऐसा बोलोगे, अक्ल नहीं है क्या, कितने बड़े हो गए, क्यों ले रहे हो, बच्चों की चिंता नहीं है क्या, तो ये निंदा हो गई। इसी चीज को आप चिंता के तरीके से भी बोल सकते हो कि पापा, आज स्कूल में एक डॉक्टर आया था, एक काउंसलर आया था, वो बोल रहा था दारू पीने वाला इंसान 10 साल जल्दी मरता है। तो तब से मुझे नींद ही नहीं आ रही है, मन में आपकी ही चिंता है, मुझे आपसे बहुत प्यार है, छोड़ दो ना प्लीज। तो आप अपील निंदा से भी कर सकते हो और आप अपील चिंता से भी कर सकते हो। तो आपने चिंता व्यक्त करनी। फिर आप ही लेक्चर मत देते रहो, उनका भी सुन लो। उनका सुनने से उन्हें लगेगा कि आप उन्हें समझते हो। जो भी आप सुनते हो उसके प्रति आपको जो भी अप्रोप्रिएट, ठीक है, आई थिंक ये लाइन निकालना पड़ेगा, या फिर उनकी भी बात सुनो आप। ठीक है। और पहले उनका सुनोगे तो आप ज्यादा अच्छी तरह से उनके डाउट्स का आंसर भी कर पाओगे। आपने ये 2 मॉड्यूल्स में बहुत कुछ सुना है, तो आप उनके डाउट्स भी आंसर कर पाओगे। और चौथा, आपके जो भी रिलेटिव को आप मोटिवेट करने की ट्राई कर रहे हो, ये समझो कि आपके कहने के पहले भी उन्होंने बहुत बार छोड़ने की कोशिश की है, बट वो नहीं छोड़ पाए। तो अभी उनके मन में एक निराशा है कि नहीं छूट पाए, मैं नहीं कर सकूंगा। तो अगर आप उनके मन में आशा दे पाए कि वो कर सकेंगे, तो फिर वो कोशिश करेंगे। तो आशा देने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो हमने जो आपको मदद कहाँ कहाँ उपलब्ध है कहा, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन सेंटर, अल्कोहलिक एनोनिमस, तो आप उन्हें आशा दे सकते हो कि मदद उपलब्ध है, चलो मदद लेंगे। और दूसरा, उनकी लाइफ में जो भी उन्होंने आज तक अचीव किया है, कोई अच्छा बिजनेस कर रहा होगा, कोई खेल में अच्छा होगा, पास्ट में कुछ अच्छा किया होगा, पास्ट में उन्होंने दारू छोड़ दिया होगा 1 साल तक, तो उनके लाइफ के जो भी अचीवमेंट्स है, पॉजिटिव क्वालिटीज है, वो आप उन्हें याद करा सकते हो। तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप उन्हें कहो, मुझे आप में विश्वास है, जरूर जमेगा, मैं आपके साथ हूं। और लास्टली, आप पहली बार ये करोगे तो हो सकता है वो ना माने, बट अगर आप आपके पॉजिटिव इंटरेक्शंस चालू रखो और हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार अपील करो, तो फिर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बीच बीच में बोलने पे, और उसके अलावा हर बार सिर्फ दारू तंबाकू पे बात नहीं करनी है, बाकी लाइफ के पॉजिटिव इंटरेक्शन, साथ में खेलना, बात करना, घूमना भी चालू रखना है। तो जब बॉन्ड रहेगा और आप बीच बीच में प्यार से अपील करोगे, तो काफी बार वो लोग कोशिश करने को मान जाए। तो अभी मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक लिस्ट बनाओ 3 लोगों का, जो जिनसे आप प्यार करते हो, बट जो इनकी आदतों में फंस गए, और जिनको आप अपील करना चाहो। तो वो 3 लोगों का नाम लिखो। और फिर होमवर्क रहेगा कि हमने जो सिखाया है वो इस तरीके से आप एक बार अपील करके देखिए। तो मैं आपको समय दे रहा हूं 20 सेकंड का। आप ये 3 नाम लिख लो जिन्हें आप अपील करना चाहो। ओके। और आप सब लोग अभी अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोलो। उस पे मैंने एक शपथ भेजी है, तो वी विल एंड विद दैट थिंग। ठीक है। तो हम बच्चों को हम बोल सकते हैं, उनके हमारे पीछे रिपीट करने बोल सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि हम सबको मिलके इस प्रॉब्लम को समाज से उखाड़ फेंकना है, तो चलो एक शपथ लेते हैं कि हम सब मिलके इस पे काम करेंगे। तो मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलना। मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। अभी ये बोल सकते हो आप लोग। मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मेरा जीवन महत्वपूर्ण है। मेरा जीवन महत्वपूर्ण है। मैं अपनी युवा अवस्था का उपयोग नए कौशल सीखने में लगाऊंगा। मैं अपने युवा अवस्था का उपयोग नए कौशल सीखने में लगाऊंगी और अपने सपनों को साकार करूंगा। और अपने सपनों को साकार करूंगी। मैं अपने जीवन का आनंद सकारात्मक माध्यमों मैं अपने जीवन का आनंद सकारात्मक माध्यमों जैसे खेलकूद, गीत संगीत,
ध्यान साधना के माध्यम से लूंगा। जैसे खेल, गीत, संगीत ध्यान साधना के माध्यम से लूंगी। मैं अपने परिवार के लिए खुशियों का कारण बनना चाहूंगा। मैं अपने परिवार के लिए खुशियों का कारण बनना चाहूंगी, ना कि उनके दुखों का कारण। ना कि उनके दुखों का कारण। इस वजह से मैं प्रण करता हूं कि इस वजह से मैं प्रण करती हूँ कि मैं इन नशीले पदार्थों, पान मसाला, तंबाकू, शराब, गांजा इत्यादि जैसी चीजों को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं इन नशीले पदार्थों जैसे तंबाकू, गांजा, पान मसाला, गुटखा आदि को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगी। जय हिंद। जय। ओके, सो आई सी कि 40 मिनट से तो कहीं ज्यादा हो गया है। तो मुझे It's 1 hour 6 minutes. ओके फाइन,